हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है रक्त का थक्का कैसे बनता है या रक्त स्कंदन की प्रक्रिया क्या होती है। अगेन रक्त से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम जानते हैं जब भी कभी चोट लगती है तो रक्त बहना शुरू होता है और कुछ समय बाद स्वतः ही रक्त बहना बंद हो जाता है। इस क्रिया को हम रक्त का थक्का जमना कहते हैं या रक्त स्कंदन कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और ये किस कारण से हो रहा है और इसका क्या महत्व है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये समझेंगे कि थक्का होता क्या है, रक्त का थक्का बनना। तो रक्त का थक्का क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्लॉट कहते हैं, क्लॉटिंग। रक्त का थक्का बनना ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन, ब्लड कोएगुलेशन, अर्थात यहाँ रक्त का थक्का बनने की क्रिया को हम आज पूरा कंप्लीट समझेंगे। और बोर्ड में यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को समझाइए। तो पहली बात तो हम देखते हैं कि रक्त जैसे ही धमनियों से बाहर निकलता है, जैसे ही कभी चोट लगती है हमें, तो रक्त बाहर बहने शुरू हो जाता है। तो रक्त हम जानते हैं रक्त धमनियों में बहता है, तो वहां से जैसे ही बाहर निकलता है तो कुछ समय के बाद जेल जैसा पदार्थ बन जाता है। उस हिस्से पर जेल जैसा पदार्थ, गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ बन जाता है, जिसे रक्त का थक्का कहते हैं। तो रक्त वाहिनियों से बाहर आते ही रक्त जेल जैसा पदार्थ बनाता है, रक्त जेल जैसा पदार्थ बनाता है, जिसे रक्त का थक्का कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है थक्का बनने की क्रिया स्कंदन कहलाती है, या हम कह सकते हैं रक्त का थक्का बनने की क्रिया रक्त स्कंदन कहलाती है। यह एक सुरक्षात्मक प्रणाली है। ध्यान रखना, ये हमारे शरीर की एक सुरक्षात्मक प्रणाली है, प्रोटेक्टेड या प्रोटेक्शन प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक तो रक्त को क्षति होने से बचाता है और दूसरा घाव जहां हुआ है वहां पर कोई भी रोगाणु अंदर प्रवेश ना करे, इससे बचाता है। तो क्या है, ये एक सुरक्षात्मक प्रणाली है। ये ध्यान रखना है हमें, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया एक शरीर की सुरक्षात्मक प्रणाली है जो क्या करेगी, रक्त क्षति व घाव से रोगाणु प्रवेश को रोकती है। क्या करेगी, रक्त को क्षति होने से रोकेगी, साथ में घाव में कोई रोगाणु बाहर से प्रवेश नहीं कर जाए, क्योंकि जैसे ही चोट लगती है तो बाहर से जर्म्स जाने का डर रहता है, तो उसको भी ये बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त स्कंदन की क्रिया रक्त में उपस्थित 13 स्कंदन कारकों पर निर्भर करती है। हमारे रक्त में विभिन्न प्रकार के रक्त स्कंदन फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, जो लगभग 13 होते हैं और उन 13 कारकों के माध्यम से ही निर्भर करेगी स्कंदन की प्रक्रिया, जिसमें प्रेरक स्कंदन कारक जो इस प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं वो सक्रिय होंगे और एंजाइमों की तरह कार्य करते हैं। वो एंजाइमों की तरह कार्य करेंगे और इस क्रिया को मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, रक्त का थक्का बनने को प्रेरित करेंगे। इसके अलावा अन्य कारक जो हैं, उसमें इन 13 कारकों के अलावा फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रक्त के अंदर प्लेटलेट थक्का जमाने में मदद करती है। तो यहाँ फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन
और प्लेटलेट्स, ये रक्त के अंदर हमने पढ़े थी प्रोटीन है, प्लाज्मा, और ये रक्त कणिकाएं, ये भी रक्त का स्कंदन करने में मदद करती है। अब बात आती है रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। तो रक्त का स्कंदन की प्रक्रिया स्टूडेंट्स हम 3 चरणों में पढ़ते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ हमने इसको रेखा चित्र के माध्यम से समझाया है और ये आसानी से समझ में आएगा। हम देखते हैं सबसे प्रथम चरण जो है उसमें क्या होगा, जैसे ही चोट लगती है, हमने यहाँ दिखाया चोट लगना, तो जैसे ही हमें चोट लगती है तो हमारे जो टिश्यू हैं वो क्षतिग्रस्त होंगे और टिश्यूओं में सेल जो है वो भी क्षतिग्रस्त होगी। तो टिश्यू क्षतिग्रस्त सेल, उससे क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकलता है जो कि एक कारक है, जो कि एक स्कंदन कारक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक उसी प्रकार क्या होगा कि जो रक्त कणिकाएं प्लेटलेट्स हैं वो भी टूटती हैं और उनके टूटने से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकलता है। और जैसे ही ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकलता है तो यहाँ पर इसके साथ साथ स्कंदन कारक 10, यहाँ नंबर दिया है स्कंदन कारक 10 यानी 10, और इधर दिया है स्कंदन कारक 7 यानी 7। ये दोनों यहाँ से सीक्रेट होते हैं और ये दोनों कारक कैल्शियम धन आयन की उपस्थिति में, कैल्शियम धन आयन की उपस्थिति में ये दोनों स्कंदन कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन से मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहते हैं। और ये एक्टिवेटर नाम यानी एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा ये एक्टिवेटर, और ये कैल्शियम आयन की उपस्थिति में क्या करेगा, सेकंड जब चरण की हम बात करेंगे तो उस सेकंड चरण में, यानी पहला चरण हम कह सकते हैं कि चोट लगने पर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण। दूसरे चरण में क्या होगा, ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक, प्रोथ्रोम्बिन जो कि निष्क्रिय प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन ये निष्क्रिय प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक के द्वारा सक्रिय होकर क्या बनाएगी, थ्रोम्बिन बनाएगी, और ये सक्रिय प्रोटीन होती है। जिस तरह से निष्क्रिय एंजाइम हम पढ़ते हैं उसी तरह से वो, जैसे हमने कहा पेप्सिनोजन तो पेप्सिन में बदलता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है। फिर यहाँ पर ये सेकंड चरण कंप्लीट हो जाता है कि सेकंड चरण में जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन है वो सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल जाती है। अब बात आती है तीसरे चरण की, तो ये थ्रोम्बिन जो सक्रिय थ्रोम्बिन है वो क्या करेगी, रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन, हम जानते हैं ये भी एक प्रकार की निष्क्रिय और गोलाकार अविलेय प्रोटीन होती है। हम जानते हैं प्रोटीन फाइब्रस भी होती है और गोलाकार भी होती है। तो ये गोलाकार और अविलेय, ये गोलाकार और ये विलेय प्रोटीन है, ये विलेय प्रोटीन है। तो गोलाकार और विलेय प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जिसे थ्रोम्बिन क्या करेगी, फाइब्रिन स्थायी कारकों की मदद से, फाइब्रिन स्थायी कारकों की मदद से कैल्शियम धन आयन की उपस्थिति में फाइब्रिन में बदल देती है। देखो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन तंतुवत यानी फाइब्रस प्रोटीन होती है जो कि अविलेय है, यानी ये घुलती नहीं है, ये घुलनशील प्रोटीन नहीं है, और ये लगातार जमा होने शुरू हो जाती है। स्थायी कारक मतलब
ये इसको परमानेंट फिक्स कर देते हैं। और ये परमानेंट फिक्स होने के बाद इसमें एक जाल बन जाता है। प्रारंभ में ये एक अणु होते हैं, एकलक मोनोमर होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बहुलक बना के जाल बना लेते हैं। जैसे ये घाव है तो यहाँ पर ये इस तरह से जाल बना लेते हैं, फाइबर बना लेते हैं। और इस जाल में क्या होगा, आरबीसी जो है वो आकर उलझ जाती है। आरबीसी उलझ जाती है, जैसे जाली में कोई चीज हम छानते हैं तो वो उलझ जाती है, क्योंकि आरबीसी का आकार बड़ा होता है। तो ये दोनों मिलाकर वहां जेल जैसा एक क्लूट बना देती हैं, जिसे हम थक्का कहते हैं। दैट इज क्लॉट, अर्थात रक्त का थक्का। और ये कुछ समय बाद ही रक्त बंद हो जाता है। मानव में रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः उसके अलग अलग समय पीरियड हो सकता है। लगभग 2 से अधिकतम 6-7 मिनट हो सकती है। 2 से लेकर 6 से 7 मिनट तक रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग की संभावना हो सकती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। आनुवांशिक डिजीज है हीमोफीलिया, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो मैं समझता हूं कि थक्का बनने की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देखते हैं रक्त का थक्का बनना। जैसे ही रक्त धमनियों से बाहर निकलता है, देखिए रक्त जब क्वेश्चन अराइज होता है कि रक्त जब वाहिनियों में और धमनियों में होता है तो क्यों नहीं जमता है, क्योंकि हम जानते हैं वो वहां पर हिपेरिन होता है, वो उसे जमने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है तो हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है और स्कंदन कारक सक्रिय हो जाते हैं। तो रक्त वाहिनियों से बाहर आते ही जेल जैसा पदार्थ थक्का कहलाएगा। और ये जो थक्का बनने की क्रिया है स्कंदन क्रिया कहलाती है, जिसे हम रक्त स्कंदन या ब्लड क्लूटिंग कहते हैं। ब्लड क्लूटिंग क्रिया मानव में एक रक्षात्मक, शरीर की रक्षात्मक प्रणाली है जो अत्यधिक रक्त बहने और रोगाणुओं के प्रवेश को रोकती है। इसके अलावा ये प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के 13 स्कंदन कारकों पर निर्भर करती है। ये 13 स्कंदन कारक रक्त में जो है यहाँ पर उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स भी मुख्य कारक यानी होते हैं रक्त स्कंदन के लिए। रक्त स्कंदन क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरण में प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण होता है, जो कि चोट लगते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट से भी थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है और ये स्कंदन कारकों से मिलकर कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनाता है, जो कि दूसरे चरण में प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बनाता है, जो कि तीसरे चरण में थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को जो कि एविले और जो कि विले और गोलाकार प्रोटीन है उसे फाइब्रिन, एविले और तंतुवत प्रोटीन में बदल देती है। और ये तंतु लगातार जमा होते हैं उस घाव पर, उस चोट पर जिसमें आरबीसी उलझ जाती है और रक्त का थक्का बन जाता है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। और इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट, जो कि अगला टॉपिक है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियों की संरचना और उनके प्रकार।